हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मटेरियल चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, जिस प्रकार हम जानते हैं कि हमने संविधान के फटाफट रिवीजन की एक सीरीज चलाई हुई है, तो उस सीरीज के आगे की कड़ी में आज हम उस सीरीज़ के भाग 3 का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न का अध्ययन करेंगे जो परीक्षा में सीधे सीधे देखने को मिलते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं। बताना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, लोकसभा की कार्यवाही चलाने के लिए कुल कितनी संख्या का उपस्थित होना आवश्यक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो हमारी लोकसभा है, अगर हमें उसकी कार्यवाही चलानी है तो उसके लिए कितनी संख्या का उपस्थित होना आवश्यक है। तो चलिए आप सही जवाब दीजिए। तो साथियों, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 1/10 कुल सदस्य के 1/10 संख्या का होना अनिवार्य है किसी भी लोकसभा की कार्यवाही चलाने के लिए। अगला प्रश्न, राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में देखने को मिला है दोस्तों। तो सही जवाब बताइए आप, इसका क्या होगा। आप अच्छी तरीके से जानते भी होंगे इसको। ऑप्शन ए 1/4, 2/3, 1/10 या फिर 1/3। तो ऑप्शन नंबर डी 1/3 यह प्रश्न का सही आंसर होगा कि राज्यसभा के प्रति 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। अगला प्रश्न, वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इस सीरीज के अंदर, तो आप ध्यान से पढ़िए। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा। लोकसभा के अंदर वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट पेश किया जाता है। तो साथियों, जैसा आपको पता है कि संसद के अंदर 2 सदन होते हैं, उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन हम राज्यसभा को कहते हैं और निम्न सदन हम लोकसभा को कहते हैं। तो साथियों, अधिकतम अगर बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा के अंदर हमारी अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। 552 में 530 सदस्य हमारे राज्य से संबंधित होते हैं और 20 सदस्य हमारे केंद्र शासित द्वारा चुने जाते हैं। और अगर बात करें राज्यसभा की, राज्यसभा में हमारे 245 सदस्य होते हैं टोटल, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और 2 सदस्य लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो साथियों, ध्यान रखना, लोकसभा में अधिकतम 552, जिसमें से 530 सदस्य राज्यों से और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से तथा 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और राज्यसभा में 245, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगला प्रश्न, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। राज्यसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा अध्यक्ष। अगर कोई हमारा विधेयक पारित किया गया है तो वह धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लेने का अधिकार केवल लोकसभा अध्यक्ष का है, जो हमारे वर्तमान में ओम बिड़ला जी हैं। अगला प्रश्न, धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करने से पहले किसकी अनुमति लेना आवश्यक है। तो बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों। धन विधेयक को अगर हमें लोकसभा में प्रस्तुत करना है तो उसके लिए हमें पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी। अगर राष्ट्रपति अनुमति देता है तभी हम उसको लोकसभा में प्रस्तुत कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। अगला प्रश्न, राज्य विधानमंडल का निम्न सदन कौन सा होता है। साथियों, जिस प्रकार संसद के 2 सदन होते हैं, उच्च सदन और निम्न सदन, राज्यसभा तथा लोकसभा, ठीक उसी प्रकार विधानमंडल के भी 2 सदन होते हैं, निम्न सदन और उच्च सदन। निम्न सदन के अंदर हमारा विधानसभा आता है और अगर बात करें उच्च सदन की, उच्च सदन के अंदर हमारा विधान परिषद आता है। तो इसका सही जवाब होगा विधानसभा। विधानसभा निम्न सदन को जाना जाता है और विधान परिषद उच्च सदन को जाना जाता है। अगला प्रश्न, विधानसभा में राज्यपाल कितने आंग्ल
भारतीय सदस्य को मनोनीत करता है। साथ ही जिस प्रकार संसद में राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य और लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत करता है, ठीक उसी प्रकार विधानसभा में राज्यपाल द्वारा केवल 1 सदस्य मनोनीत किया जाता है। यह बात केवल विधानसभा की कर रहा है। अगर बात करें विधान परिषद की, वह प्रश्न हम आगे उसका अध्ययन करेंगे। प्रश्न नंबर 8, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूर किया जाता है। जो हमारा गवर्नर होता है, गवर्नर के द्वारा अगर कोई अध्यादेश जारी किया गया है तो वह किसके द्वारा मंजूर किया जाएगा? केवल और केवल राष्ट्रपति के द्वारा हमारा अध्यादेश मंजूर किया जाता है। अगला प्रश्न, विधान परिषद में कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? अभी मैंने बताया था कि विधानसभा में कितने मनोनीत किए जाते हैं, और अगला प्रश्न हमारा विधान परिषद में कितने। तो अगर बात करें विधानसभा की, विधानसभा में केवल 1 सदस्य मनोनीत किया जाता है, और विधान परिषद की अगर बात करें, कुल सदस्यों की संख्या का 1/6 सदस्य जितने होते हैं उतने को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। साथ ही विधान परिषद हमें ध्यान रखना है कि विधान मंडल का उच्च सदन है और विधानसभा निम्न सदन है। प्रश्न नंबर 10, प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत की गई? साथियों, ये जो आंकड़ा है बहुत महत्वपूर्ण है। इन चारों अनुच्छेद के बारे में जानेंगे हम। तो इसका अगर बात करें, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर विधानमंडल की जो व्यवस्था की गई है उसका वर्णन अनुच्छेद 170 के तहत किया गया है। अगर बात करें 108 में, साथियों आप जानते हो कि राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदन की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, और उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। तो दोनों सदन की जो संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान है वह अनुच्छेद 108 में है, और यह शक्ति किसको प्राप्त है? यह शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। अगर बात करें अनुच्छेद 343 की, अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा का वर्णन किया गया है, और अनुच्छेद 280 की अगर बात करें, 280 में वित्त आयोग का वर्णन किया गया है। तो साथियों ध्यान रखना, अनुच्छेद 170 विधानमंडल से संबंधित है, अनुच्छेद 108 की बात करें दोनों सदन की संयुक्त बैठक से, 343 संघ की राजभाषा से, और 280 की अगर बात करें तो वित्त आयोग से संबंधित है। साथियों ध्यान रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, लघु संविधान किसको कहा जाता है? ये जो 4 संशोधन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण संशोधन है। इन चारों का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। लघु संविधान की अगर बात करें, लघु संविधान हम ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। लघु संविधान के तहत मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा जाता है, जिसकी वजह से इसको लघु संविधान भी कहा जाता है। और अगर बात करें 44वां संशोधन हमारे संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। साथियों, जिस प्रकार हम जानते हैं कि हमारे मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु 44वें संशोधन के तहत हमारा संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार न रह करके वह एक विधिक अधिकार घोषित हो गया है। तो 44वां संशोधन के अंदर संपत्ति का अधिकार का वर्णन किया गया है। और 61वां संविधान संशोधन, 61वें संविधान संशोधन के तहत जो मतदाता की उम्र है वह 21 से घटा करके 18 कर दी गई थी। और 86वां संविधान संशोधन, उसके अंदर जो 6 वर्ष से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे होते हैं उन सभी को बेसिक शिक्षा जरूर प्रदान की जाए, यह हमारा 86वां संविधान संशोधन कहता है। अगला प्रश्न, विधानसभा के 2 सत्र के बीच का अंतराल कितना होता है? तो यह प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में देखने को मिला है। तो इसका सही जवाब होगा 6 माह। 6 महीना विधानसभा के 2 सत्र के बीच का अंतराल है। साथ बीच में फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि विधानसभा विधानमंडल का निम्न सदन है और विधान परिषद उच्च सदन। अगला प्रश्न, प्रश्नकाल की अवधि कितनी होती है? तो साथियों, जब संसद की बैठक होती है तो उस समय एक अवधि निश्चित की जाती है कि इसके दौरान एक दूसरे से प्रश्न पूछे जाएंगे।
तो जो बीच में मतलब कुछ भी कोई प्रश्न ऑब्जेक्शन नहीं उठा पाता, ये प्रश्नकाल के दौरान ही 1 घंटे की अवधि होती है इसकी, उसके बीच में ही हम एक दूसरे से प्रश्न कर सकते हैं। तो यह अवधि को प्रश्नकाल कहा गया है, उसकी अवधि केवल 1 घंटे की होती है। सेम इसी से रिलेटेड हमारा अगला प्रश्न है, शून्यकाल किस अवधि को कहा जाता है। अगर बात करें शून्यकाल, शून्यकाल भी हमारा 12 बजे से लेकर के दोपहर के 1 बजे तक, इस अवधि को शून्यकाल कहा जाता है। इस पर के बीच में कोई भी प्रक्रिया नहीं होती, यह अवधि भी 1 घंटे की रहती है। अगला प्रश्न, लोक लेखा समिति के सदस्यों की संख्या कितनी है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर बात करें लोक लेखा के समिति के सदस्यों की संख्या, ऑप्शन नंबर सी 22, टोटल 22 संख्या होती है लोक लेखा समिति में सदस्यों की। तो साथियों, इसी क्वेश्चन के साथ हम चलते हैं अगले प्रश्न के साथ। हमारा जैसा कि पिछले वीडियो में कल का प्रश्न पूछा गया था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में वर्णित है। साथियों, यह भाग 4 दिए गए हैं आपके सामने। चारों का एक बार मैं आपको फिर से रिपीट करवाता हूँ। भाग 1 की बात करें, भाग 1 में संघ व राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है जो अनुच्छेद 1 से 4 तक है। और अगर भाग 2 की बात करें, भाग 2 में भारत की नागरिकता से संबंधित वर्णन है जो अनुच्छेद 4 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक उसमें वर्णन किया गया है। और भाग 3 हमारा मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद 12 से 35 तक के बीच का वर्णन किया गया है। भाग 3 के अंदर मौलिक अधिकार है। भाग 4 के अंदर नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है जो अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक है। और भाग 4 क के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। तो साथियों, इसी प्रकार हमने बहुत अच्छे से इनका अध्ययन किया। तो अगर किसी भी तरीके का कोई आपका ऑब्जेक्शन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो चलिए आज का प्रश्न चलते हैं। वन एवं पर्यावरण किस सूची का विषय है। तो साथियों, इन सूची के बारे में भी मैं आपको बहुत डिटेल से बता चुका हूं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।